इस वीडियो डिस्कशन में हमारा पर्पस कतई भी ये नहीं है कि हम आंसर जाने, क्योंकि वो कमीशन ने आपको आंसर की दे रखी है। एपीएससी प्रीलिम्स में इस बार साइंस एंड टेक के करीब 10 से 15 क्वेश्चन आ रखे हैं। फ्यूचर में हम इससे क्या सीख सकते हैं, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, फ्यूचर की तैयारी कैसे की जाए। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगली बार के प्रीलिम्स के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन है एक डायरेक्ट सा सवाल, जो कि नाम में ही आंसर छुपा हुआ था कि डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या होता है। 1950s से लेकर अभी तक एयर में जो CO2 का परसेंटेज है, या आप कह लीजिए पार्ट्स पर मिलियन में नापी जाती है, ppm में नापी जाती है, वो इंक्रीज होके लगभग कितना पहुंच गया है, 420 पार्ट्स पर मिलियन। लगभग कहां से, 250 से। ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम सब जानते हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग की। इसको कम करने के लिए, कैप्चर करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए कई सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है आप प्लांट्स लगाइए, ठीक है, वो CO2 को कैप्चर करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने और एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि सीधे हम ये क्यों नहीं कर सकते कि जिस तरह प्लांट्स CO2 से एयर कैप्चर कर रहे हैं, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो कि डायरेक्टली एयर से CO2 को कैप्चर करे थ्रू सॉल्यूशन, थ्रू एब्जॉर्बेंट्स, और उसको डिपेंडिंग ऑन हमारी डिमांड उसको हम इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम कहीं ऐसी जगह स्टोर कर सकते हैं, कहीं ऐसी अंडरग्राउंड माइंस में या जगह पे स्टोर कर सकते हैं जहां से वो लॉन्ग टर्म में एस्केप ना हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, वो है ए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू सेग्रीगेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर स्टोरेज और अदर यूज। जो भी आपको बाकी के यूज करने हैं वो हम कर सकते हैं। समझ में आया? सो ये है पहला सवाल का आंसर। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं या पहले क्या आए हैं? तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पहले आया है। फाइटो रेमेडिएशन, प्लांट किस तरह पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं, ये सवाल पहले आ चुके हैं। और फ्यूचर में इससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे सवाल बाकायदा पूछे जाते रहेंगे। सो आपको उनको ध्यान रखना है आगे के एग्जाम के लिए। डिटेल्ड और क्या यूजेस हैं वो आंसर आपको यहाँ इस PDF में, जो कि वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, दे रखा है। देन आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। वंस अगेन, कई बार बोला था मैंने, UPSC का भी इस ईयर का प्रीलिम्स का सवाल था, और लगभग 8 मिशन है, वो लगभग नहीं एग्जैक्टली 8 मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। उसमें से 6 पे सवाल इस बार के प्रीलिम्स से पहले पूछा जा चुका है, तो लाजमी था कि इस साल सवाल आना है। तो आपके UPSC में भी आया और APSC में भी आया। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। ओरिजिनल प्लान, ऐसा कोई ओरिजिनल प्लान नहीं था। एक ही प्लान चल रहा है जब से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो हमारे एमिशंस हैं उन्हें कम करें, उसका एक प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें जो मिशंस हैं वो कितने हैं, 8। सेकेंडली, वाटर पे मिशन है, बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई पर्टिकुलर मिशन नहीं है। तो वो 8 मिशन आपको याद रखने थे, क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, 9 नहीं है 8 है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे एज इट इज कोई मेन मिशन नहीं है, लेकिन वाटर पे है, ठीक है, तो उसको नीचे देख लीजिएगा आप, लिस्ट में दे रखा है 8। देन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मिशन, बिल्कुल है। और इसमें आप अगर UPSC के मेंस के सवाल चेक करोगे तो डायरेक्ट सवाल आ रखा है कि इसका गोल, पर्पस और बेसिकली आउटकम्स क्या है। एंड देन, और मैंने अभी आपको बताया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर जो पेरिस समिट हुआ था, उसके बाद हमने सारे देशों ने लगभग कुछ ऐसे प्लान्स बना लिए हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें इंडिया के जो मिशन है उसमें 8 हैं। अगर मैं इसमें बात करूं असम की, तो असम में इनका भी अपना एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसका फोकस
मिटिगेशन से ज़्यादा अडेप्टेशन पे है। वो सवाल आपको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पे ये 8 मिशंस लिस्टेड है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। देन नेक्स्ट सवाल है हमारा साइंटिफिक डिस्कवरीज से रिलेटेड। सो अगर मैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स डार्विन की बात करूं, तो हम सबको पता है ही वॉज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। उन्होंने इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को बताया है, ठीक है। सो पहला गलत है। टैक्सोनॉमी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करना है, उनका इससे कोई भी लेना देना बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे नहीं है। सो अगर ये मैच द फॉलोइंग होता तो ऐसे कुछ हो जाता। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट दिया है इन्होंने। कैरोलस जो है उन्होंने टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के, ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट हैं प्रॉपर, जिन्होंने टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया है। और नॉर्मन मेयर, इस सवाल में आपको कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने इकोलॉजी या फिर इकोलॉजी के कंसेप्ट बेसिक थोड़े ढंग से भी पढ़े हैं, तो आप सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया है, नॉर्मन मेयर ने। और उसकी वजह से दुनिया में कई सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बनाए गए, जिसमें से 4 कहाँ पे हैं या कहाँ से रिलेटेड है, इंडिया में, ठीक। तो वो आपको याद रखने हैं फ्यूचर के लिए। और इस तरह के कंसेप्ट किसने दिए हैं, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। देन आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या जिसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं, CO2 एमिशंस हैं आपके, सल्फर एमिशंस हैं, नाइट्रोजन्स हैं। देन वाटर में जो आप एमिट कर रहे हो, देन सॉइल को जो पॉल्यूट कर रहे हो, ये डायरेक्टली उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं इकोसिस्टम को, जितना ये इनडायरेक्टली या सेकेंडरी फॉर्म में कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, लेट से आपने कुछ कार्बन पार्टिकल्स, कुछ ब्लैक सूट एमिट की, वो फाइनली जाके हिमालय के वाइट स्नो क्लेड माउंटेन पे जमा हो गई, उसने उसका एल्बिडो कम कर दिया, और वहाँ पे जो वार्मिंग थी वो क्या हो गई, और बढ़ गई। सो इस तरह साइंस कहाँ यूज हो रहा है, या फिर साइंस से हम किसको समझ पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को। और जो मेन प्रॉब्लम है कहीं पे भी, मतलब इकोसिस्टम्स में, वो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स उतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं जितने कि सेकेंडरी या उनके सेकेंडरी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और बेस्ट एग्जांपल है इसमें सॉइल पॉल्यूशन। आपने चीज़ें एयर में एमिट की, वो फाइनली सॉइल पे आके उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, फर्टिलिटी या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। सो इसका आंसर आपको पता है, सी हो जाएगा। एनीवे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप और थोड़ा पढ़िएगा, हो सकता है अगली बार एग्जाम में इसमें से कुछ आ जाए। देन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें हम सबको पता है ह्यूमन एवोल्यूशन और इन सब की बात इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसमें नहीं हुई है। कंजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड रिसोर्स, ये बातें हुई हैं इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम में, लेकिन आई इंडियन नॉलेज सिस्टम खाली इतना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पे बात हुई। देन थर्ड और फोर्थ में सबको सी और डी में सबको कंफ्यूजन है कि सी और डी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कि भाई होलिस्टिक विजडम प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज। एंड देन इधर भी यही बोल रहा है, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स। सही बात है, स्पिरिचुअल बिलीफ को भी हम इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में मानते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जब अगर इसको इन जनरल देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आंसर देना, बट जब इसको थोड़ा पर्टिकुलर हो जाएंगे, एक आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रू है कि वहाँ के जो भी लोग हैं, उनके जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनके जो विजडम है, फिलॉसफी है, वो सब उनके ट्रेडिशन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है। इंडियन वाले में क्या वर्ड थोड़ा सा अगर जोड़ दें हम इंडिया, तो वो ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोर करेक्ट इज डी, ऑल्दो सी इज नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड देन दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो इस बार LPG, CNG, क्रूड ऑयल, इन सब का हमें पता था, है ना, कि इश्यू चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा अवेयर होते तो हमें इन
ये जो पेट्रोलियम गैस है और जो नेचुरल गैस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए था। क्लास में कई बार बोली गई ये बात है, ठीक है, मेंटरशिप में भी बताया गया है आप लोगों को। तो पेट्रोलियम गैस बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी हुई है। प्रोपेन ब्यूटेन मतलब हायर हायर डिग्री कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं, सॉरी, पेट्रोलियम गैस इन दो से बनी हुई है। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो वो बनी हुई है लोअर डिग्री हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन या ब्यूटेन। प्रोपेन और मीथेन इसमें हो गई प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। लाइट होती है, हल्की होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, इसीलिए इसको कंप्रेस करने में या लिक्विफाई करने में ज़्यादा इशू होता है, तो इसको हम लिक्विफाई नहीं कर पाते, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं, CNG, कंप्रेस्ड। पेट्रोलियम गैस थोड़ी सी हैवी होती है, जितना मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा होता है उतना ही किसी भी चीज़ को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में क्रिएट करने में या बनाने में इजी होता है। तो हम पेट्रोलियम गैस को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जो कि आपके घर के सिलेंडर में है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अगर मैं इस पे आ जाऊं, एथाइल मरकैप्टन, ये जो है LPG जो है ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसकी कोई बदबू नहीं होती। तो लेट से किसी दिन आपकी किचन में अगर ये लीक हो रही है तो पता कैसे चलेगा, उस चक्कर में इसमें थोड़ी सी गैस दूसरी मिला देते हैं, जिससे कि हमें लीक हो तो कुछ स्मेल आ जाए और पता चल जाए। तो जो आपको स्मेल आती है वो बेसिकली प्रोपेन या ब्यूटेन की नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है, एथाइल मरकैप्टन की। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और आपको पता है ब्लू फ्लेम में जलता है, अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, कंबशन प्रॉपर हो रहा है, तो LPG जब बर्न होता है, आपने गैस के चूल्हे देखे होंगे, आपके घरों में होंगे, तो किस फॉर्म में बर्न होता है, ब्लू हीट। देन आ जाते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स और सोनिक। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देख लें, सोनिक मतलब ये वर्ड आया है साउंड से, तो ये किसकी बात कर रहा है, साउंड की। अच्छा, हमने पहले से पढ़ रखा है कि साउंड वेव ना सिर्फ एयर में ट्रेवल करता है, जिससे की वजह से मैं अभी आपको समझा पा रहा हूँ बोल के, बल्कि ये मेटल्स में, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सिर्फ वैक्यूम को छोड़ के। तो पहला यहाँ पे क्या याद रखना है फ्यूचर के लिए, कि वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करते। तो साउंड वेव अगर कहीं ट्रेवल कर सकती हैं लिक्विड में, सॉलिड में, तो हम उनसे ये सारे काम करवा सकते हैं, चाहे वो सी फ्लोर की मैपिंग हो, जैसे सोनार आपने सुना हो, चाहे वो क्लीनिंग हार्ट, ऐसे जगह जहाँ पे कि मशीन का ऐसा कंपोनेंट जहाँ पे कोई ह्यूमन या पार्ट्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे लिक्विड भर के हम उसमें अल्ट्रासाउंड वेव चला देते हैं, तो वो लिक्विड उसे क्लीन कर देता है। डिटेक्टिंग क्रैक्स, ये बहुत ओल्ड मेथड है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह में यूज़ होता है कि हम साउंड वेव से, अल्ट्रासाउंड वेव से बेसिकली कहाँ क्रैक है, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस अलग तरह के आते हैं, वो पता कर सकते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी, सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हेल्थ के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। अच्छा, साउंड वेव ट्रेवल कैसे करती हैं, जैसे कि सीस्मिक वेव्स में P वेव ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है कि मीडियम लिक्विड है, एयर है या सॉलिड है, साउंड वेव क्या होती है, ट्रेवल होती है। मतलब एयर का साउंड थ्रू वॉल्स दूसरे रूम में पहुंच रहा है, इसका मतलब वो वॉल के थ्रू ट्रेवल या सॉलिड्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। और हमें पता है वाटर में साउंड वेव ट्रेवल करती है। सो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर के लिए रेफरेंसेस दे रखे हैं, जो कि आपके कंसेप्ट को ठीक कर देंगे। देन मरकरी को क्वेश्चन करने से पहले एक बार देख लें। मरकरी यूज ही प्राइमरीली इसीलिए होता है कि वो इकलौता लिक्विड है, इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई हीट को अच्छे से ट्रांसफर करता है। तो लेट से मेरे को किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है, मैं थर्मोमीटर लगाऊंगा, हीट ट्रांसफर होगी और वॉल्यूम क्या होगा उसका, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होते वक्त अगर वो ग्लास से चिपकने लग जाए तो वो थर्मोमीटर किसी काम का नहीं है। जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कि मरकरी ऊपर जा रहा है, अगर वो चिपकने लगे ग्लास से तो वो वहीं रह जाएगा ना। या फिर वो जब टेम्परेचर कम हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, ऊपर चिपक गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली रीडिंग क्या है,
तो पहला ही स्टेटमेंट आपके डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से है कि वो ग्लास ट्यूब या किसी भी चीज से चिपकता नहीं है। इट इज ए गुड कंडक्टर, ऑब्वियसली इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ये मेटल है। इट्स ऑपेक एंड शाइनिंग, मेटल है, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और वंस अगेन मेटल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है करीब 357 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कितना है 100 डिग्री। तो ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। लगभग -57 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक ये किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको थोड़ा देख लेना, फिगर हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, बट मोटे तौर पर रेंज यही है। तो एनीवे आंसर जो है ऑल आर करेक्ट, ठीक। हाँ सॉरी, -39 से +357। सो अच्छा, इसमें जो पहले सवाल पूछे जा चुके हैं वो है मिनेमाटा कन्वेंशन। तो मरकरी अगर वाटर में डिजोल्व हो जाए तो इट इज़ पॉइजनस, आपको जो नर्वस सिस्टम है उसे ख़त्म कर देती है। मिनेमाटा एक जगह है जापान में, एक खाड़ी है जिसके पानी में बहुत ज़्यादा मरकरी मिल गया था इंडस्ट्री से। वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनको कई तरह की बीमारियां होने लगी थी, तो उस वजह से ये इस पर एक कन्वेंशन भी है। ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है और ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये किस तरह का सवाल है, हमें कैसे पता होगा, बट अगर आप अवेयर हो तो ये चीज़ें पता हो सकती हैं। आप सबको पता है कि कंप्यूटर में चिप्स होती हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, जो कि किसकी रहती है, सेमीकंडक्टर। सेम स्मार्टफोन्स हैं, सेम ये तो बनी यही तो चिप इसमें है कंप्यूटर स्मार्टफोन में। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका नॉर्मल फिलामेंट वाला जो कि टंगस्टन का बना है, उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते। लेकिन इसमें जो एलईडीज हैं, ये लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडीज क्या है, डायोड्स हैं, ये बेसिकली क्या है, सेमीकंडक्टर। लेकिन ये ऑप्शन फाइनली फेल हो जाता है कहाँ पे, फाइनल जो इसमें चीज दे रखी है टॉर्च बैटरीज। टॉर्च बैटरीज बेसिकली केमिकल बेस्ड है, ठीक है, लिथियम वगैरह जो भी है। इसमें सेमीकंडक्टर फिलहाल यहाँ यूज नहीं हो रहा है, फ्यूचर का पता नहीं, ठीक है। देन इसमें अगर हम यहाँ तक आ जाए, सेम है। ट्रांजिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि चिप्स बनी होती है। चिप्स का ही जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है वो सोलर सेल। सो अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखेंगे कि दो तरह के डायोड हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, बट जहाँ तक लाइट की बात है वहाँ पे दो तरह के। एक तो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जिनको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, जिस तरह के आपके एलईडी बल्ब्स हो गए, ठीक है, कि अगर हम उसमें करंट पास कर रहे हैं आई, देन उसमें से क्या एमिट हो रहा है, लाइट एमिट हो रही। दूसरा सिमिलरली है ना, हो सकता है एग्जैक्टली ये ना हो, बट सिमिलरली, ठीक, अगर हम ऐसे डायोड बना लें जिनको हम लाइट दें और वो करंट फ्लो होने लगे, इस तरह के डायोड कहाँ यूज होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल में। सनलाइट आती है, उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन वाला, कन्वर्ट करता है किसमें, चार्जेस में। चार्जेस फ्लो होने लगते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। सो ये जो है सेकेंड ऑप्शन, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल में मैंने बताया लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड्स यूज हो रहे हैं, और एलईडीज में लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बल्ब्स बोला, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जिसमें दोनों तरह के थे। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या दिया है, एलईडीज, ये नहीं बोल रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, अदरवाइज फिर इसको भी सोचना पड़ता। हमें अपना आंसर मिल गया है, बट बाकी चीज़ें देख लेते हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में होते हैं, ये पुराने तरह के हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते थे, कुछ और तरीके यूज करते थे डेटा को स्टोर करने का। ग्रामोफोन में वाटर फिल्टर ऑब्वियसली नहीं होता है इनमें। इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, कॉर्गेटेड रूफ पैनल्स। रूफ पैनल्स अगर ये किसकी बात कर रहा है कि अगर वो सोलर पैनल्स हैं तो ऑब्वियसली होगा। मेटल डिटेक्टर्स इन सब में नहीं होता है, ठीक है। सो एनीवे द आंसर इज बी, और इसको आप थोड़ा आगे भी याद रखिएगा। असम में अभी जग्गी रोड पे आपकी पूरी सेमीकंडक्टर की ATMP असेंबली टेस्ट
टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग की पूरा एक बड़ा प्लांट लग रहा है, तो डेफिनेटली अगले साल उससे सवाल आएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही है, आपको ये याद रखना है। असेंबलिंग है, टेस्टिंग है, मार्किंग है एंड पैकेजिंग है। मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में है, सो वो आपको थोड़ा सा आगे के लिए याद रखना है। यहाँ पे भी थोड़ी सी जो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टाटा का, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से भी सवाल आ सकता है। देन हम आ जाते हैं बिल्कुल अब बेसिक फिजिक्स के सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रखी है। क्या होती है ये चीज? सिंपल ये होती है, R इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम C बोल देते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 2.99 ऐसे कुछ करके, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इसे हम बोल देते हैं लेट्स से V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, ये फैक्टर R हमेशा 1 से बड़ा रहेगा या बराबर है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कि स्पीड ऑफ लाइट C से ज़्यादा हो जाए। ये फैक्टर 1 से तभी कम हो सकता है जब ये डिनोमिनेटर C से बड़ा हो जाए। तो हमेशा याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हाईएस्ट है, उसके बाद जहां भी आप देख लो, मान लो मैं वैक्यूम की स्पीड को 3 ले लेता हूँ, 3 नहीं होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, बस मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 ले रहा हूँ, और मैं एयर में या फिर मैं लेट से ग्लास में, है ना, 2 ले रहा हूँ, तो ये फैक्टर कितना आ जाएगा 1.5। अब आपको दिख गया कि जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। तो यही है सवाल। आइस में कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.31। वाटर में कितना है? 1.3। किस में ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर में। तो वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी? आइस में। उल्टा है, रिलेशंस देख लिया। ठीक है, सो वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी? आइस में। सो पहला स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन आइस देन वाटर, करेक्ट है, यही हमारा कंक्लूजन है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, या मैथमेटिक्स में चीज़ें या तो ट्रू होती हैं फॉल्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर हो गया उसके बाद इक्वल नहीं हो सकता है, तो इक्वल नहीं है। देन द रेशियो ऑफ, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो यही कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि 1.33 कब आया होगा, जब हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड किया होगा। सिमिलरली सेकेंड इज टफ है, मानता हूं मैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फ्री में छोड़ने के लिए होते हैं, तो ये सवाल उनमें से था। देन आ जाते हैं मोल्ड है। अब ये डायरेक्टली क्या बोलूं मैं, स्टैटिक फैक्ट है ना, जो कि डिफिकल्ट है, मानता हूं मैं। हमें मोल्ड डे से मतलब नहीं है, मेरे को तो खासकर 23 अक्टूबर फ्रॉम 6:02 AM टू 6:02 PM, ठीक है, इसके बारे में ये बोल रहा है। सो जो ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे हम मोल नंबर बोलते हैं, इसमें इस टाइम को लिया गया है। ये 6.02 ये यहीं से आया है भाई, टाइम से आया। सेकेंडली मेरे को डे में कतई इंटरेस्ट नहीं है, आप इतना ध्यान रखेंगे कि इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हम ग्राम में किसी भी चीज़ की मात्रा, है ना, या मास को मेजर करते हैं, जैसे हम वेट में किसी भी चीज़ के फोर्स को मेजर करते हैं कि ग्रेविटी उसे कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, वैसे ही मोल में हम किसी भी चीज़ के नंबर को मेजर करते हैं, नंबर या सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो लेट से मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, सिंगल हाइड्रोजन गैस नहीं ली, इसके मैंने इतने पार्टिकल्स लिए, हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स लिए 6.02 जो भी नंबर है आगे इंटू 10⁻23 इतने, इसे अवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है, मोल को। सो इतने नंबर लिए, तो मेरा जो वेट आएगा वो कितना आएगा 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं सोडियम लिया, सोडियम का लेट से
जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है, और जो वेट है वो 23 है। अगर मैं सोडियम के इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसका जो वेट आएगा वो कितना आएगा, जो मास आएगा वो कितना आएगा, 23 ग्राम। सो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल जो मासेस हैं उनको एक पर्टिकुलर नंबर से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में, जो कि यूजेबल यूनिट है। ये बहुत ही छोटी यूनिट है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो आपको यही याद रखना है, बाकी डे वगैरह अगर आपकी मर्जी आपको याद रखना है, ठीक है। पाई डे, टाउ डे, बाईसाइकिल डे आप देख लेना, मेरे को याद नहीं रहता। देन वंस अगेन एक और अच्छा भी क्वेश्चन, और थोड़ा सा जहाँ कमीशन की कमी रह गई कि उन्होंने यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देनी चाहिए थी। ऑल स्टैंडर्ड एग्जाम्स इंक्लूडिंग आईआईटी, नीट, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि यूपीएससी का ही एग्जाम है, वो जनरली कांस्टेंट की वैल्यू स्पेसिफाई करता है। दे आर नॉट सपोज टू बी रिमेंबर्ड बाय द स्टूडेंट। सो मैं मानता हूं कि यहाँ पे कमीशन की गलती है, किसी का गलत हुआ है तो क्लेम भी कर सकता है, ठीक है, कि आपने वैल्यू नहीं दी थी। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। सो बोल रहा है एक बॉडी है जिसका मास कितना है। आज आपको एक बहुत अच्छी सी चीज पता चलने वाली है, जिसको आज तक आप लगता आज तक आप सिमिलर समझते रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ किसी बॉडी का वेट 6 किलोग्राम है तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वेट न्यूटन है में मापा जाता है, फोर्स होता है 6 किलोग्राम। जब हम बोलते हैं 1 किलोग्राम सब्जी है ये, तो उसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। पहले आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो मास उसने कितना दिया है, 6 किलोग्राम। तो आपको पता है कि जितना भारी है ना लोहे की वस्तु है, जितना ज्यादा है लोहे की वस्तु, उतने कोई लोहे का आयरन का पीस है, उतना ही वो क्या है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी उतनी ही तेजी से, ठीक है। सो लेट्स से कि 6 ग्राम है, तो इसका हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं कि अर्थ इसे अपनी तरफ किस फोर्स से खींचेगी। तो वो आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इसीलिए मैं बोल रहा था ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे देके रखनी थी। सो मास कितना है, 6 इंटू 9.8। अभी हम इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, ना ही मैं यूनिट्स लिख रहा हूं, ठीक है। यूनिट्स क्या रहेगी, न्यूटन। ये किस में था, ग्राम में। यहाँ पे ये पूरे की यूनिट मास इनटू ग्रेविटी हमने किया, तो फिर जो यूनिट है वो चेंज हो गई। अब ये फोर्स को दर्शा रहा है, पहले ये मास को दर्शा रहा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। वो पूछ कहाँ रहा है हमें कि अगर मैं इस चीज को जो कि अर्थ पे इतना फोर्स लगा रही है, मून पे ले जाऊं तो वहां कितना फोर्स लगाएगी। सेम मटेरियल के टुकड़े को जो यहाँ पे 6 किलोग्राम का आप बोल रहे हो, वो यहाँ पे कितना फोर्स लगा रही है, लगभग 60 न्यूटन का, ठीक है। बोल रहा है कि इसको अगर मैं मून पे ले जाऊं तो कितना फोर्स लगाएगी। सो मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ से, मतलब मैं जी ग्रेविटी ऑफ मून की बात करूं तो अर्थ की ग्रेविटी जो है, ये जो जी है इसका कितना है, जी बाई 6, 1/6 है, ऑलमोस्ट कितना है, 1/6। तो मून पे फोर्स निकालूंगा मैं, तो कैसे निकालूंगा भाई, मास तो चाहे आप जुपिटर पे ले जाओ, सन पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, मास नहीं चेंज हो रहा है। प्लेनेट का, स्टार सिस्टम का कितना पुल है, सिर्फ वो चेंज होता है। तो ये पुल चेंज होगा तो मास तो कितना रहेगा, 6 ग्राम। पुल किसका आ जाएगा, ग्रेविटी ऑफ मून। सो मास हम रखेंगे। फिर बोल रहा हूं ये फ्यूचर में फिर पूछा जा सकता है आपसे कि मैं एक 6 किलोग्राम के टुकड़े को मून पे ले गया, उसका मास कितना है, मास वही रहेगा। अगर वो फोर्स पूछ रहा है जिससे वो मून उसे अपनी तरफ खींच रहा है, वो चेंज होगा। तो 6 मास रहा मेरा। ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, अर्थ की ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 6। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। सो इसीलिए आपको वहां पे आंसर ग्राम
मिलीग्राम किलोग्राम में नहीं दे रखा है, बल्कि किस में दे रखा है, न्यूटन में। तो मास होना, तत्व सब्सटेंस होना एक चीज है और उस पर फोर्स लगना दूसरी चीज है। मास यूनिवर्स में आप कहीं भी ले जाइए, जब तक उसमें से हम कुछ कम नहीं कर रहे हैं काट पीट के, तब तक वो कम नहीं होगा। लेकिन फोर्स, अगर आप सेम व्यक्ति मेरे को उठा के अगर आप मून पे ले जाते हो तो मेरे को बहुत हल्का हल्का फील होगा। इसीलिए नासा के उस वीडियो में वो लोग बड़े मजे से उछल रहे थे, क्यों ग्रेविटी उन्हें उतनी तेजी से नीचे नहीं खींच पा रही थी। बाकी आप और समझना हो तो बेसिक फिजिक्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खासकर जो यूनिट्स वाले चैप्टर हैं। एंड देन फाइनली ये एक चैप्टर, इसमें यार देखो सबको लग रहा था इसका आंसर ट्रांसपिरेशन होगा, बट एक नई चीज होती है जो कि मैंने भी पहली बार देखी है। ठीक है, सुबह के समय जब टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं, जिनसे आप ऑक्सीजन, CO2, वाटर मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, वो बंद होते हैं। तो ऐसे में कभी कभार क्या होता है, जो लो हाइट के प्लांट हैं उन प्लांट्स में एक वाटर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मतलब रूट्स वाटर को अप अपवर्ड पुश करती हैं, लेकिन वाटर को कहीं भी जाने की जगह नहीं होती। ऐसे एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ पोर्स होते हैं, जिन्हें क्या बोल देते हैं, हाइड्रे थोट्स। थोट्स का मतलब पोर्स होता है, हाइड्रे का मतलब वाटर होता है। तो वाटर पोर्स होते हैं जिनका सिंपल काम है कि जो एक्सेस वाटर है विद मिनरल्स, उसको वाटर की फॉर्म में ही कहाँ कर दो, डिस्चार्ज कर दो, तो वो आपको पत्ती के सिरे पर दिखने लगेगा। अच्छा, जब मैं ट्रांसपिरेशन की बात करता हूँ तो उसमें वाटर एज ए वेपर की फॉर्म में एवेपोरेट होता है, तो वो अपने साथ मिनरल्स को इन जनरल नहीं ले जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी प्लांट्स में मिनरल्स हैं, इस वाटर में वो मिनरल्स होते हैं। समझ में आ गया है? सो ये थोड़ा सा डिफरेंस और एक अच्छा कंसेप्ट जो उन्होंने पूछा है। देन लचित वन, असम फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, सो एक सेकेंड, इसकी अगर मैं बात करूं, सो इट इज एन AI बेस्ड ऑन इंटरसेप्टर। ठीक है, ये गलत है। इट वॉज ए सैटेलाइट लॉन्च्ड अब्रॉड PSLV C62। अच्छा, ये क्यों गलत है? इंटरसेप्टर क्या होते हैं कि मान लो किसी देश ने आपके ऊपर एक मिसाइल छोड़ दी, फिर आप काउंटर अटैक में जो भी इंस्ट्रूमेंट छोड़ रहे हो उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट। वो एक छोटी मिसाइल हो सकती है, छोटा रॉकेट हो सकता है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, इन सबको किस में मान लेते हैं हम, इंटरसेप्टर में। तो ये सैटेलाइट है और PSLV C62 पे गया है। ठीक है, इट वॉज ए स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बिल्ट इन असम। ये बात ठीक है, आप असम के हो, आपको ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, तो मैं इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। बाकी ऑब्वियसली अगर ये सैटेलाइट है बिल्ड बाय असम स्टूडेंट्स, देन इट्स नॉट डेफिनेटली नॉट ए सुपर कंप्यूटर। सो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। बट असम से रिलेटेड जो साइंस है उसको तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरह से करते रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम बेसिक सी चीज़ों को छोड़ जाते हैं और वही पूछ ली जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है कि इससे हम फ्यूचर के लिए क्या सीख सकते हैं, वो इतना है कि पहली बात तो कि भाई ये साइंस एंड टेक को इग्नोर नहीं कर रहे हैं और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसी से चल रहा है। सेकेंडली, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, इन्होंने स्टैटिक को पकड़े रखा है, कम नहीं किया है, और उसे इंटीग्रेट कर दिया है करंट अफेयर्स से, एप्लीकेशन बेस्ड से, जो कि UPSC में भी पूछा जाता है। सो मेजरली यही है कि भाई साइंस एंड टेक के प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, सिंपल है, हम उस पोर्शन को छोड़ के ना जाएं। उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक करंट वाला हो गया, एक स्टैटिक वाला बेसिक कंसेप्ट हो गए। दोनों ही चीज़ को हम करके जाएं तो फ्यूचर में हमारे जो एग्जाम है प्रीलिम्स, वो क्या है, निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू। Hello everyone, welcome to the Akmal IAS Academy. Today we will be discussing the CCE 2025 prelims paper. Here we will see the patterns and the changing trends in CCE 2025. As far as the paper is concerned, paper is from easy to moderate, and the trend is there is increasing questions on geography and environment. ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर भी देखा गया था,
एपीएससी ने सीसी 2024 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस बढ़ा दिया था, ज्योग्राफी क्वेश्चंस बढ़ा दिया था. नाउ कीपिंग विद द ट्रेंड इट हैज इंक्रीज्ड देम अगेन, है ना. ओवरऑल अगर से हम आसाम पार्ट एंड जनरल ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को देखा जाए तो देर आर मोर देन अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टू सब्जेक्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द APSC CCE 2025. First question is regarding the equator. The question is, which of the following statements concerning the location of countries in relation to the equator are not correct? What it has asked is not correct, है ना. नॉट करेक्ट यहाँ पे फोकस करना है. एंड यहाँ पे ये पूछा है कि द इक्वेटर पासिस थ्रू विच कंट्रीज, बेसिकली, है ना. इट इज रिपीटेड क्वेश्चन. जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेटर पासिस थ्रू गैबन, कोंगो, युगांडा एंड केन्या. यस, इट इज देयर, है ना. जैसे कि हमने यहाँ पे अजमल IAS एकेडमी में जो क्लास होते हैं उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग में ये चीज कराई गई थी. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट पासिस थ्रू गैबन, कैंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, युगांडा एंड केन्या एंड एज वेल एज सोमालिया. तो यस, दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, ब्रूनी आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. यस, they are located north of the equator. This is also correct, है ना. The third statement is equator passes through Ecuador, Colombia, Venezuela and Guyana. Here this is wrong statement because equator do not pass through Venezuela and Guyana. So this statement is wrong. Next is the equator does not pass through Indonesia and Maldives. Yes, this is also wrong because equator does pass through Malaysia and Indonesia and Maldives. तो here it has asked the not correct. तो जो गलत है उसको हमें चुनना है. that is 3 and 4. ये और क्लास में ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इक्वेटर कहां से जाता है. ये क्लासेस में कराए जाते हैं कि इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंट्रीज एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू दिस कंट्रीज. दिस इज फ्रॉम द बेसिक वर्ल्ड मैपिंग क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे क्लास में ये चीजें लिखाई गया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दी ब्रुनलैंड कमीशन. ब्रुनलैंड कमीशन ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लास में इसको कराया गया था का. ठीक है. क्वेश्चन इज डायरेक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, इट इज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रुनलैंड. ठीक है. ब्रुनलैंड जैसे क्लास में हमने कराया था कि यूएन जनरल असेंबली अपॉइंटेड ए कमिटी हेडेड बाय ग्रियो हारेकन ब्रुनलैंड. ठीक है. कब? 1983 में. इट इज फेमसली कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ब्रुनलैंड कमीशन एंड इट वाज टास्क्ड टू गिव सजेशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये यहीं से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. उसके साथ साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दूसरे भी दिया हुआ है, क्लब ऑफ रोम. दिस क्लब ऑफ रोम केम विथ लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी, है ना. तो यहाँ पे क्या है? ब्रुनलैंड कमीशन. इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Moving to our next question, that is also from environment and ecology. Here the question was direct and simple. Here the question was, choose the correct choice of scientist and the related discovery. साइंटिस्ट और उनके रिलेटेड डिस्कवरी को हमें यहाँ पे चूज करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्विन, यहाँ पे टैक्सोनॉमी नहीं है, है ना. टैक्सोनॉमी कार्लस लिनेस है. Here the correct answer is नॉर्मन मेयर्स बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जो कि क्लास में हम करा चुके हैं. दिस टर्म इज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1980s. ठीक है. यहाँ पे दिया था एंड उनसे क्राइटेरिया भी थे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के, वेयर देयर शुड बी वैस्कुलर मिनिमम 1500 वैस्कुलर स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एंड इट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेशन और वेजिटेशन यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है. उसको हम वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखते हैं और इसमें कंजर्वेशन यूएन कंजर्वेशन जो है इसको चूज करके इसमें रखता है. ठीक है. तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड मैपिंग. वर्ल्ड मैपिंग का हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड मैपिंग से पूछे जा रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्वेश्चन बनता भी है क्योंकि यूएस इजराइल एंड ईरान वॉर चल रहा था, तो ये वाला वेस्ट एशिया वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे मल्टीपल चीजें फिर उसको मिला के एपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में यहाँ पे पूछा है. इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. पनामा कनेक्ट्स अटलांटिक
एंड पैसिफिक ओशन वाया कैरिबियन सी, ये भी करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग का जो क्वेश्चन लिखाए थे हम इसमें कराए हैं। द फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज द इंदिरा गांधी कैनल ओरिजिनेट फ्रॉम हरिके बैराज, है ना, एंड फ्लोज टू राजस्थान, सतलज से निकलता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हरिके बैराज से। द रॉन्ग स्टेटमेंट इज अबाउट काराकुम कैनल, दिस इज नॉट इन ईरान, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान उस साइड में ये काराकुम कैनल है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट को अगर से हम निकालेंगे तो दिस स्टेटमेंट विल गो बाय एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4। दिस इज ऑल्सो a direct question from world mapping. Then again the direct question, and this is repeated. Last year APSC asked, है ना, which of the following are the cold currents, है ना, continuing with this ocean current. This year it asked for match the following, है ना, by ocean currents and ocean name. Gulf Stream, Atlantic Ocean, it is correct. Kuroshio, Pacific Ocean, it is correct. Venezuela, it is in Pacific Ocean, this is in Pacific Ocean. Peruvian current, this is in Atlantic Ocean and Peruvian current is in Pacific Ocean, ठीक है। तो ये दो wrong है and 1 and 2 is the answer, 1 and 2 is the answer। यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is Venezuela current, this is Peruvian current, this is Kuroshio current, this is Kuroshio current in Pacific Ocean and Gulf Stream in Atlantic Ocean, Gulf Stream in Atlantic Ocean. This is about the question on ocean currents. Moving forward, again the direct question from monsoons. और monsoon में this is the trend, it is not asking on single concept. APSC is now diversifying or asking multiple concepts in one question. जैसे कि for example monsoon winds के बारे में इसमें पूछा, it is also here it also ask about El Nino and the pattern, rainfall pattern in India कैसे करता है। जैसे कि for example monsoon winds always blow from land to sea, this is गलत। this winds blow from sea to land mass, ये हमने क्लास में लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखवाया था। दिस इज डायरेक्टली, यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, है ना, सिंगल लाइनर्स, जैसे कि हमने अभी ब्रुंडलैंड कमीशन का भी देखा, इट इज जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ अवर क्लास नोट्स। यहाँ पे भी वही है, इट फ्लोज फ्रॉम सी टू लैंड मास। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बे ऑफ बंगाल ब्रिंग rainfall in northeast India, yes, it is correct. El Nino leads to weaker monsoon, yes, it is correct. Tamil Nadu receives most of its rainfall during northeast monsoon, this is also correct. The answer is 2, 3 and 4, 2, 3 and 4. First statement is wrong. This is how, देखिए here Tamil Nadu receives rainfall by northeast monsoons. Tamil Nadu receives rainfall during northeast monsoon when winds blow in the northeast direction. This coast receives rainfall in northeast monsoon. Summer monsoon में this coast is parallel, this coast become parallel to the winds from Arabian Sea or Bay of Bengal, है ना, it is on the parallel, इसीलिए यहाँ पे समर में ज्यादा बारिश नहीं होती है। जब विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आते हैं, तब यहाँ पे बारिश होती है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने लिखा था इम्पैक्ट क्या होता है एल नीनो का, वीकन और वीकर मानसून इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। देन मूविंग टू द पीवीटीजी, दिस इज फ्रॉम द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड। लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन पूछा था। नाउ दिस ईयर ही हैज आस्क्ड, APSC has asked the criteria and all the criteria are correct. Here all the criteria are correct. So answer is 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अबाउट द नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज इट वाज इजी क्वेश्चन एंड दैट वाज प्रोवाइडेड इन अवर क्लास नोट। जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे होता है, नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे होता है, और यहाँ पे इसने APSC ने पूछा है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे इज ऑन धुबरी एंड हादिया, ऑन लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चीज ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया और स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू Assam here all are correct. Alluvial soil is on Brahmaputra and Barak valleys. Red soil is in Karbi Anglong and Nar Kachar
हिल्स, लैटराइट सॉइल मेघालय प्लेटू के फ्रिंज में, मेघालय प्लेटू पे लैटराइट सॉइल मिलते हैं बिकॉज ऑफ हायर रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन दैट रीजन। फिर सैंडी सॉइल जैसे कि रिवर आइलैंड्स में मिलती है। सो दिस आंसर इज 1, 2, 3 and 4. This was also taught in our classrooms. Then about the forest, है ना, APSC asked this year asked from the forest report. APSC asked from the forest report, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है। मिजोरम हैज मोर देन 80% ऑफ फॉरेस्ट कवर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 reports 27.76 of India's geographical area is covered by forest. This is also correct. And India's forest cover is unevenly distributed. This all statements are correct. These all statements are correct. So answer is 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे हम क्लास में यहाँ पे कराए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं the highlights of this Indian State of Forest Report 2023 is the total forest cover is 25.17%, wherein the forest cover is 21.7 and the tree cover is 3.4%. ठीक है। जो असेसमेंट मेथड्स है, मेथोडोलॉजी चेंज होने के बाद ये क्राइटेरिया अलग से आया था। देन एरिया वाइज यहाँ पे लिखाया गया है, पहला सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है एरिया वाइज, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लक्षद्वीप हैज हाईएस्ट 91% एंड मिजोरम, उसके बाद देन अंडमान एंड निकोबार। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैंग्रोव कवर कितना है और इंडिया का कार्बन स्टॉक कितना है, ये भी चीजें कराई गई थी। होप ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चंस ये यहीं से बनेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस आर अबाउट आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड यस, फॉरेस्ट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव हाई परसेंटेज बाय एरिया forest, and some states like the northwestern states and the Rajasthan states of Rajasthan has very low percentage of forest in those areas. तो unevenly distributed तो है। Then the next question is on the tropical rainforest, है ना। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि tropical rainforest in India are mostly distributed in, yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास नोट्स में लिखाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में the tropical forests are found in windward side of western ghats, hills of northeast India and अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ पे लिखा गया है। एंड इसमें आप देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं दिस आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय। मेघालय में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, असम में जयपुर जो है, और वही पार्ट थोड़ा सा देहिंग पटकाई का अरुणाचल प्रदेश में भी चला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये चीज यहाँ पे बताई गई थी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं, दिहिंग पटकाई इज नोन एज अमेजोन ऑफ ईस्ट, ये करेक्ट है। सिकना ज्वाला नेशनल पार्क इज द एस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, यस दिस आर करेक्ट। मानस इज द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व, ना, मानस इज नॉट द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, उसके साथ साथ दिब्रू सैखोवा भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दिहिंग पटकाई भी यहाँ पे आ जाता है। तो दिस वन फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज सिचुएटेड इन कार्बी आंगलोंग, दिस इज इन कार्बी आंगलोंग। ठीक है, तो 2 सही हो जाते हैं इसमें, 2 and 3 इज द आंसर, 2 and 3 इज द आंसर। देन द क्वेश्चन इज ऑन रिवर्स, क्वेश्चन इज ऑन रिवर्स। यहाँ पे ऐसे इन जनरल ब्रह्मपुत्र रिवर जब पढ़ाया गया था तो वहां पे उसके ट्रिब्यूटरीज को लिखाया गया था। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक हैज वर्कड, यहाँ पे टेक्निक वर्क हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक देख सकते हैं आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट में बाराक, ये तो हो ही नहीं सकता, भूटान से आएगा, दिस इज इन बाराक वैली। ठीक है, कोपिली भी नहीं होगा क्योंकि ये मेघालय प्लेटू से निकलता है। डाउकी, ये भी मेघालय प्लेटू से निकलता है, डाउकी इज फेमस, है ना। अभी न्यूज में था रिसेंटली कि वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखता है वो वहां पे अब दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, उसके वजह से। तो बचा ये वाला स्टेटमेंट, है ना, दिस इज करेक्ट। बेकी, इट फ्लोज थ्रू मानस, इट फ्लोज थ्रू मानस, मानस से मानस रिवर भी जाती है, जो वहां पे एक्चुअल रिवर जो भूटान से होके आती है, इट इज द बेकी रिवर।
ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगर से देखेंगे, दिस इज अबाउट ऑपरेशंस। जब इंडिया एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ाया गया था, तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि इंडिया ऑक्युपाइड सियाचिन ग्लेशियर इन 1984 अंडर ऑपरेशन मेघदूत अगेंस्ट द ऑपरेशन अबाबिल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबिल था, उसके अगेंस्ट में इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत इन 1984 एंड कैप्चर्ड स्लैश सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला था। देन उसके बाद उसके नीचे ही लिखाया गया गलवान क्लैशेस, यहाँ पे लिखाया गया था 2019 में 20 में, तो ये 2020 1984 दिस इज ऑपरेशन विजय है ना, दिस इज अबाउट लिबरेटिंग गोवा 1961 एंड 1974। तो फर्स्ट वन इज 2, फर्स्ट कौन सा आएगा 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आएगा 1 एंड 4। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। So this is also, and yes, APSC for the first time has asked from the rock system of India. It has asked to arrange the rock systems in chronological order of their formation. Chronological order of their formation. Archean rocks are the Archean base. इंडिया का जो ओल्डेस्ट रॉक है या फिर वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट रॉक है उसको हम आर्कियन बेस बोलते हैं। ठीक है, वो सबसे ओल्ड है। उसके बाद इंडिया में जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम है, आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडियन रॉक सिस्टम में आर्कियन रॉक रहेगा, उसके बाद धारवाड़ रहेगा, देन कम्स विंध्यन एंड उसके बाद ये जो सब उसके बाद आता है गोंडवाना, जैसे कि आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी में देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम है, उसके बाद धारवाड़ रॉक सिस्टम है, देन विंध्यन रॉक सिस्टम एंड उसके बाद में गोंडवाना रॉक सिस्टम। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन रॉक सिस्टम। आर्कियन इज मोर देन 2 to 3 बिलियन ईयर्स अगो एंड उसके बाद गोंडवाना धारवाड़ सिस्टम इज फ्रॉम 3 to 1 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद सिस्टम आने के बाद विंध्य कडप्पा के बाद विंध्या आता है, देन आर्यन रॉक सिस्टम में सबसे पहले गोंडवाना सिस्टम है जहां पे कोल हमें मिला कार्बोनेसिफेरस एरा में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हियर द ओल्डेस्ट वन इज द आर्कियन रॉक। सबसे पहला कौन सा है, दिस इज आर्कियन रॉक। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा 3, देन उसके बाद 1 धारवाड़, तो आंसर इज 3, 1, 2 and 4, 3, 1, 2 and 4. This is about this question. Then moving to the volcanoes. This was basically from current affairs and it was covered in current affairs magazine of Ajmal IAS Academy. ठीक है, and this is very normal, very quite easy question. Mount Fuji is in Japan. Barren Island तो हम पढ़ाते हैं, it is only India's only active volcano here. ठीक है, तो इंडिया में, तो this is wrong, this is correct. This is not in Indonesia. Mayon is not in Indonesia. It is in Philippines. It is in Philippines, which was given in our magazine. ठीक है, हवाई यूएस में है, तो 1 and 3 आंसर is 1 and 3. These are correct. These are correct, but APSC has asked the incorrect, incorrectly matched. Incorrectly matched कौन सा है, Mount Fuji and Mayon. तो आंसर is 2 and 4. Answer is 2 and 4. This is about the volcanoes. देखो, APSC has covered the diverse topics this year. APSC it has covered from the rock structure, volcanoes and the world mapping जो करंट से चल रहा था उसको भी इंक्लूड करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि रामसार साइट है ना, इंडिया हैज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, इट हैज 100th रामसार साइट को डिक्लेयर किया था। तो हियर द क्वेश्चन वाज फॉलोइंग रामसार साइट्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे क्लास में कराया गया था। नॉर्थ ईस्ट आसाम में दीपोर बिल है, त्रिपुरा में रुद्र सागर है, मणिपुर में लोकटाक लेक है, फिर इसके नीचे में लिखा गया है कि पाला वेटलैंड्स, पाला वेटलैंड्स भी मिजोरम में है। ये 4 वेटलैंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। तंपारा लेक एंड अंसुपा लेक आर लोकेटेड इन ओडिशा। तो आंसर है 2 and 4। आंसर इज 2 and 4। यहां पे आंसर क्या होगा, 2 and 4 होगा। तो रामसार साइट्स भी यहां पे पूछ लिया है फ्रॉम द एनवायरमेंट। देन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज के बारे में पूछा, व्हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, यहां पे देखिए आप, द डाइवर्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम एक लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेयर द डाइवर्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स टू द पोलर रीजन्स। उसी तरह से अल्टीट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट है, वेयर द डाइवर्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड टू
हायर एल्टीट्यूड्स, ये हमने क्लास में पढ़ाया था। तो हियर व्हाई डाइवर्सिटी इज देयर, व्हाई डाइवर्सिटी इज देयर, बिकॉज of stable climatic conditions and receiving high solar energy which contributes to higher productivity and production of biomass. Yes, this is correct, because यहाँ पे sunlight ज्यादा होती है तो primary production by autotrophs यहाँ पे ज्यादा होता है, उसके ऊपर herbivores ज्यादा डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर कार्निवोर्स डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल जो है अच्छे से बन पाता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, देन द क्वेश्चन इज ऑन बायोजोग्राफिक जोन्स। बायोजोग्राफिक जोन, ये बायो ज्योग्राफी का पार्ट है, सॉइल्स वाले पार्ट जहां पे हम पढ़ते हैं वहां पे पूछा जाता है। बायोजोग्राफिक जोन्स, दिस आर दी जोन्स लार्ज एरियाज ऑफ सिमिलर और सेम एट्रीब्यूट्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल और द टोपोग्राफी, है ना, द प्लांट्स, द स्पीसीज, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, जो इसमें सिमिलैरिटी और सेम जो होता है उस रीजन को हम मिला के एक बायोजोग्राफिक जोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड में देयर आर नियार्कटिक, पेलियार्कटिक, अफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सभी क्या है वर्ल्ड में बायोजोग्राफिक जोन है। इंडिया में देयर आर 10 बायोजोग्राफिक जोन्स एंड बेसिकली अराउंड 27। ठीक है, यहां पे क्या होगा 27 provinces according to some geographers, there are 10 biographic zone and 27 provinces, लेकिन यहाँ पे 26 दिया है तो ये भी हम मान के चलेंगे, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए, तो आंसर इज ए। ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई गई थी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 10 बायोजोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द environment and ecology that is related to climate change topic। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या होता है, डायरेक्ट एयर टेक्नोलॉजी क्या होती है। हियर सिमिलर ऑप्शंस दिया हुआ है, थोड़ा सा सिमिलर ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर स्टोरेज एंड अदर यूज, फिर यहां पे मिलेगा टू रिलीज इनटू ओशियंस। ठीक है, फिर यहां पे मिलेगा ब्रेकडाउन CO2 फ्रॉम कैप्चर्ड एयर, ये कुछ भी नहीं है। द आंसर इज फर्स्ट वन। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट वन, टू स्टोर एंड और दी फॉर अदर यूज, कार्बन कैप्चर। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से हम क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं या फिर यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड इज नॉट ट्रू। यहाँ पे देखिए APSC इस साल इनकरेक्ट, नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट्स को अच्छा खासा पूछा है, टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अलर्टनेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी है, इट इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड, यस इट इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट। इंडिया रिसीव्स फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्रेट क्लाइमेट फंड, ये भी करेक्ट है। दिस वाज फंड एस्टैब्लिश्ड विद इन UNFCCC एंड द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेट क्लाइमेट फंड इन जिनेवा। ठीक, तो इसमें ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ये भी करेक्ट है, एंड देन हेडक्वार्टर इज इन डिफरेंट। ठीक है, तो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, second last question from and this is also from the climate change part, this is also from climate change part। जैसे कि for example here also APSC asked not true, here it asked about the not true। जैसे कि for example यहाँ पे क्वेश्चन है about the NAPCC National Action Plan for on Climate Change, NAPCC। India launched this, Indian government launched this in 2008, Indian government launched this in 2008। ये क्या होता है, the first statement is the original plan comprised of 9 key missions, no this is wrong, it had 8 key missions, it had 8 key missions। National Rainwater Harvesting Mission is one of the initiatives, गलत। Strengthening Himalayan ecosystem, this is correct। NAPC goal are alignment, ये भी correct। तो 2 statements are wrong, 1 and 2, not true पूछा हुआ है, not true पूछा हुआ है, तो 1 and 2 this is answer for this question। Moving to our last question, that is related to the environmental movements in India, it is about the environmental movements in India। बहुत से environmental movements हैं, oldest बिश्नोई movement है, उसके साथ साथ there are multiple, जैसे कि for example चिपको movement is related to the
सुंदरलाल बहुगुणा ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में इसको किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन मेधा पाटकर यहाँ पे हो गया था। अप्पिको मूवमेंट है ना, अप्पिको मूवमेंट वाज इन पांडुरंग हेडगे। जंगल बचाओ आंदोलन ट्राइब्स ऑफ सिंघभूम। ठीक है, ए का 3, A3, B is 4, so this will be the answer. Answer is C. So this is all about the geography and environment question from the CCE 2025. The question paper was bit on the easy to moderate size, and the questions, number of question has increased with respect to geography and environment. Thank you.